नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो नए टॉपिक पर आपके सामने बात उपलब्ध हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? जो भी आज का कंप्यूटर पे बेसिक काम होते हैं, फाइल्स को डेटा सेव करने में या किसी को मतलब हमें फ़ाइल बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वो मतलब अपना सारा काम जो है एक्सेल पे ही होता है। उसके बारे में हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो है, जो भी आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाला है और आपकी जानकारी के लिए जो भी आवश्यक है, वो सब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, चैनल का एक ही कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट लर्निंग। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल होता क्या है? ठीक है, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, कैलकुलेशंस, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसे जो है इसने जो है डेवलप कर रखा है। ठीक है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग डेटा एंट्री के लिए, गणना के लिए और विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है, जिससे हम कोई भी सीट को मतलब किसी भी जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को, वो हम एक सीट में तैयार करके अब कम समय में और ज़्यादा चीज़ें एक जगह एक साथ में रख के हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं वो लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। इसके बारे में हम समझाएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को और लास्ट तक देखें। सबसे पहला होता है इंटरफेस ऑफ एक्सेल। इंटरफेस ऑफ एक्सेल का इंटरफेस किसे कहते हैं? तो मेन कंपोनेंट होता है ये रिबन, फार्मूला बार, वर्कशीट, रोज एंड कॉलम्स, और फिर होता है सेल। ठीक है, इसमें आते हैं क्या क्या होते हैं, इसमें मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है रिबन, फिर फार्मूला बार, फिर वर्कशीट, पंक्तियाँ, स्तंभ और सेल। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला समझेंगे बेसिक टर्म्स कौन से इस्तेमाल होते हैं जो इसमें एक्सेल में, वो कौन कौन से एक्सेल में जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला आता है सेल। सेल क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब सेल जो होती है, एक पंक्ति और स्तंभ के बीच में मिलन बिंदु को सेल कहा जाता है, जहाँ पे ऐसे करके एक कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम बताते हैं आपको क्या होता है कि एक जैसे ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये हो गया रो। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम सेल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेल। और सेल का मतलब होता है कि एग्जाम्पल जैसे इसकी रेंज जो होती है चुने गए सेल्स का एक समूह होता है, जैसे A1 B5। ठीक है, A1 B5 का मतलब समझे कि ए रो B5 कॉलम पर जो पॉइंट मैच करेगा, ठीक है, उसको कहेंगे A1 B5 सेल। ठीक है, सेल के नाम से भी हम इसको पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, डाटा और एंट्री और फॉर्मेटिंग के बारे में समझते हैं। यू कैन एंटर नंबर्स, टेक्स्ट एंड डेटाज इन सेल्स। ठीक है, फॉर्मेट यूजिंग फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट ईटीसी। क्या होता है कि सेल्स में क्या होते हैं कि हम नंबर, टेक्स्ट और तिथियां दर्ज कर सकते हैं। सेल्स में क्या करते हैं? नंबर, ठीक है, टेक्स्ट और तिथि मतलब डेट अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आता है फॉर्मेट में, फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम करेंगे फॉन्ट हो गया कि आपको कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे। कलर क्या होगा, इसके बाद में संरेखण आदि का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम इस्तेमाल करेंगे किसको? फॉर्मेट को। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। और डेटा एंट्री के बारे में, हम डेटा एंट्री हम सेल्स में करते हैं और फॉर्मेट जो है हम फॉर्मेट में हम कलर और उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज में क्या होता है कि सबसे पहले एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर आता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है कि A1 + B1, ये हो गया एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? A1 × B1,
ठीक है। और सब्सट्रैक्शन क्या होगा था A1 माइनस B1, ठीक है। इन सब का जैसे मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाला साइन लगता है इनमें, ठीक है। और ये क्या करते हैं हम लोग, डेटा बार जो होती है उसमें हम लिखते हैं और डायरेक्ट जो है पूरा सारणी जो है वो टेबल जो होती है उसमें योग उनका आ जाता है। इसका यही मतलब एक पॉइंट है कि इसमें टाइम सेविंग जो है बहुत ज़्यादा होती है एक्सेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमन एक्सेल फंक्शंस। तो कॉमन एक्सेल फंक्शन में कौन कौन से हैं, जैसे आता है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। ये जो है एक्सेल के सामान्य फंक्शंस हैं। कौन कौन से, समेशन हो गया, ठीक है, एवरेज निकालना हो गया, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो गई और काउंट करना हो गया, ठीक है। ये सारे जो है कॉमन एक्सेल फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल। ऑटोफिल में क्या करते हैं, ऑटोफिल कॉपीज डेटा और एक्सटेंड सीक्वेंस। क्या करेगा कि ऑटोफिल जो है डेटा को कॉपी करता है और अनुक्रम को बढ़ाता है। जैसे जो सीरीज हम अनुक्रम में करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलॉट में लिखते रहेगा, ठीक है, इन सो ऑन करता जाएगा, ठीक है। और उसके क्या होगा कि ऑटोफिल होता जाएगा कि आपने क्या करा कि एक शुरू में आपने एक सीरीज बना दी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 लिख के और सो ऑन कर दिया, तो क्या करेगा कि सारा डेटा ऑटोफिल हो जाएगा। और क्या फ्लैश फिल में क्या होता है, फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली फाइल्स डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न। क्या करता है फ्लैश फिल में, फ्लैश फिल जो है पैटर्न के आधार पर डेटा को भरता चला जाता है, ये कहलाता है फ्लैश फिल। ऑटोफिल क्या करेगा, सीरीज को फॉलो करेगा। और फ्लैश फिल क्या होगा कि उसमें भी जो पैटर्न आपका चलता रहेगा, जैसे एक को छोड़ के 1 3 5 7 ऐसे लिखना है, तो 1 3 5 7 को पैटर्न फॉलो करेगा और आगे डेटा को भरता जाएगा, ठीक है। ये ऑटोफिल और फ्लैश फिल हो गया इसके बारे में। अब क्या समझते हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। एक्सेल क्या करता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। तो सॉर्ट डेटा अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली, यूज़ फिल्टर्स टू डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। क्या करेंगे कि डेटा को वर्णानुक्रम में या संख्यात्मक रूप से सॉर्ट करें, ठीक है। क्या क्या करेगा कि वर्णक्रम से या संख्यात्मक तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करने के बाद में केवल आवश्यक डेटा दिखाने के लिए हम फिल्टर भी कर सकते हैं। एक्सेल के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हमें जो है पर्टिकुलर डेटा को दिखाना है, तो क्या करेंगे उसमें हम फिल्टर कर सकते हैं कि इतना ही डेटा शो करेगा, तो वो उतना ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उतना ही डेटा वो शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ट्स इन एक्सेल। मतलब चार्ट्स इन एक्सेल मतलब जो चार्ट होते हैं वो एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्या है, तो वो यूज चार्ट्स टू विजुलाइज डाटा, बार लाइन, पाई, कॉलम एटसेट्रा। क्या होगा कि डेटा को विजुलाइज करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जो भी डेटा आपने रखा है उसको विजुलाइज करने के लिए हम जो है चार्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या आता है, बार आता है, लाइन आती है, पाई आता है, कॉलम आता है और एटसेट्रा, ऐसे ही फंक्शंस इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल रेफरेंस, कॉल सेल आर रेफरेंस, है ना, सेल रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग किसको कहते हैं, तो रिलेटिव्स, A1 एब्सोल्यूट, A और उसका साइन, ये मिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ASI और A1, इसके सापेक्ष में इनको क्या करेंगे हम सेल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स लगाते हैं जिससे हम सेल को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या होता है, चेंज सेल अपीयरेंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। क्या होगा कि शर्तों के आधार पर सेल का रूप बदल सकते हैं, जैसे 100 से अधिक मान वाले सेल्स को लाल रंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा कि जो भी कंडीशन है उसके आधार पे हम सेल को अलग से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेल है, ठीक है, अगर हमने डिसाइड किया कि 100 से कम वाली सेल की कलर इस रंग की होगी, तो हमने क्या करा, उस कलर की कर दी और ऊपर से शॉर्ट में लिख दिया कि ऐसे कलर की रंग जो है वो 100 से कम में है, ठीक है। ये आजकल होता है, जो भी हम लोग डेटा देखते हैं। अब कई एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में पैटर्न दिया जाता है डेटा का, सारणी बनी होती है, टेबल बनी होती है, फिर उसके बाद में हम लोग बहुत सारा उसमें लिखा होता है, और लेकिन छोटे पॉइंट में ये लिखा होता है इस कलर में ये है और दूसरे कलर में ये फला डाटा है, ठीक है। इसके लिए सेल जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ये वही कहलाता है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि रेस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री यूजिंग रूल्स लाइक नंबर्स, रेंज, लिस्ट, डेट, etc। क्या है कि नियमों के अनुसार डेटा एंट्री सीमित करें, जैसे संख्या सीमा, सूची, तिथि इत्यादि, ठीक है।
क्या करना है, नियमों के आधार पर हमें डेटा एंट्री सीमित करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीज पेन्स, है ना, कीप रोज कॉलम विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग। क्या करेंगे, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें जो कॉलम्स हैं, रो हैं, है ना, वो सारे जो है विजिबल होना चाहिए और उनको स्थिर होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हमने स्क्रॉल किया और पता चला रो का कॉलम में बदल गया, कॉलम का रो में बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीज जो है, प्लान कोई भी आप बनाते हैं, टेबल तैयार करते हैं, उसको फ्रीज कर देना चाहिए, यानी स्लीप कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज मल्टीपल सेल्स सेंटर एंड सेंटर द कंटेंट। क्या होता है कि जब भी हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो एक्सेल वर्क करने के बाद में कई सेल्स को मिलाएं और सामग्री को जो है वो केंद्र पे रखना चाहिए, जिससे हमें डेटा को जो है समझने में आसानी होती है, विजुअलाइजेशन जो है क्लियर आता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैप टेक्स्ट। क्या करेंगे कि डिस्प्ले लॉन्ग कंटेंट इन मल्टीपल लाइन्स विद इन ए सेल। क्या करेंगे हम, एक सेल में लंबे टेक्स्ट को कई पंक्तियों में दिखाना चाहिए। एक सेल में अगर हमने कुछ भी लिखा हुआ है, लंबे टेक्स्ट को, जो भी मतलब काफ़ी लंबी लाइन है जो आपने लिखी हुई है, तो उसे जो है विदिन मतलब छोटे करके आपको पंक्तियों में दिखना चाहिए, सेल के अंदर ही रहे, ना कि बाहर जाए। इससे क्या होगा कि मतलब जो इफेक्टिवनेस होती है टेबल की वो बढ़ती है, ठीक है। आपको डेटा आप खुद ही समझते हैं कि जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं या कोई टेबल देखते हैं, तो वो हमें आँखों से तुरंत मतलब उस पर नज़र जानी चाहिए, टिकनी चाहिए, वही चीज़ हमें अच्छी लगती है, ठीक है। ये कहता है कि रैप टेक्स्ट हमें करना चाहिए। रैप टेक्स्ट को क्या करेंगे कि अगर कोई लंबी लाइन है तो उसको पंक्ति में डिवाइड करके आप लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट डिलीट रोज एंड कॉलम्स। क्या करेंगे, राइट क्लिक से हम क्या करेंगे, इंसर्ट और डिलीट करेंगे, मैनेज स्ट्रक्चर करेंगे। राइट क्लिक करके पंक्तियाँ को हटाए जा सकते हैं, जोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं, एमएस एक्सेल पे वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखा हमने, कॉलम में लिखा, रोज़ में लिखा, तो जब हम लिखने के बाद में हमें लगता है कि ये रो हमें हटानी चाहिए या डिलीट करनी चाहिए, या फिर इसमें एक रो और जोड़नी है या एक कॉलम और जोड़ना है, तो हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके हमने जो है उसको सेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीट मैनेजमेंट। सीट मैनेजमेंट का क्या होता है कि रीनेम, ऐड, डिलीट एंड कलर कोड सीट्स। मतलब सीट का नाम जो है वो बदला होना चाहिए, जोड़ने चाहिए, हटाना चाहिए, रंग कोड अलग करना चाहिए। मतलब क्या होता है, सीट का मैनेजमेंट जो है वो बेहतर ढंग से करने के लिए ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस। क्या है, सर्च एंड चेंज डेटा क्विकली यूजिंग कंट्रोल F एंड कंट्रोल H। देखो शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको कुछ भी, जो भी शॉर्टकट आपको मतलब एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड से रिलेटेड है ना, या आपको कंप्यूटर चलाने में कोई भी कठिनाई आ रही है, आपको जो है जब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्सपर्ट जब बनते हैं तो उसमें शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, कि शॉर्ट कीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे कि शॉर्ट कीज आपको, हमारा वीडियो देख सकते हैं पिछला, इसी जो हमारी मास्टर सीरीज है कंप्यूटर की, उसमें आपको ये शॉर्ट कीज़ वाला जो है एक वीडियो है, उसमें आके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सर्च एंड चेंज डेटा क्विकली करना है तो Ctrl+F और Ctrl+H जो है मदद से डेटा को तेज़ी से फाइंड कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। देखिए फाइंड करने के लिए Ctrl+F दबाते हैं और H से हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट सीट एंड वर्कबुक। क्या करेंगे, ऐड पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एडिट्स। क्या होगा कि अनधिकृत बदलावों से बचने के लिए हमें पासवर्ड लगाना चाहिए। देखिए आजकल जो भी डेटा होता है वो लीक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स के चांसेस होते हैं। क्या होगा कि आप कोई भी शीट बना रहे हैं, कोई भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और पासवर्ड प्रोटेक्शन होना क्यों चाहिए, उसके लिए हमें क्या करेंगे कि जो हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल किसी के पास ना पहुंचे या उसमें कोई एक्सेस ना कर पाए, तो हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो अनधिकृत बदलावों से बचने के लिए हमें पासवर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग एक्सेल सीट्स, ठीक है। यूज प्रिंट प्रीव्यू, सेट प्रिंट एरिया एंड एडजस्ट पेज लेआउट। क्या करेंगे, जब भी हम पेज को प्रिंट करना है तब हम क्या करेंगे, प्रिंट का पूर्व अवलोकन करना चाहिए कि जो हम प्रिंट दे रहे हैं वो सही है, सच में यही करना है हमको, ठीक है। जितना एरिया हमको करना है उतना ही उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेट कर लीजिए कि हमें इतना एरिया
प्रिंट करना है। कोई भी फाइल आपने दे रहे हैं, है ना, कोई भी फाइल आप दे रहे हैं तो प्रिंट करने से पहले हमें पूर्व अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद में प्रिंट एरिया को सेट करना चाहिए और पेज जो लेआउट है, जैसे A3 हो गया, A4 हो गया, इनका पेज लेआउट भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे जो प्रिंट की क्वालिटी है वो बेस्ट आए और जो भी हम चाहते हैं वही प्रिंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइवोट टेबल इंट्रोडक्शन। ठीक है, पाइवोट टेबल क्या होती है? तो पाइवोट टेबल जो होती है वो समराइज करती है लार्ज डेटा सेट डायनामिकली यूजिंग पाइवोट टेबल। क्या करती है पाइवोट टेबल? पाइवोट टेबल बड़े डेटा सेट को गतिशील रूप से सारांशित केवल करें। मतलब क्या करती है कि बड़े डेटा जो भी होते हैं उनको सारांश मतलब समराइज करके एक टेबल में कन्वर्ट कर देती है, और जो क्या होगी कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं पाइवोट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, इंसर्ट करना है और पाइवोट टेबल का वो क्लिक करना है, और उसके बाद में ड्रैग फील्ड्स क्या करना है, डेटा चुनना है, फिर इंसर्ट चुनना है, उसके बाद पाइवोट टेबल से चुनना है, और उसके बाद फील्ड्स को ड्रैग करें कि इतना डेटा हमें जो है वो पाइवोट टेबल में लेना है, तो हमारी पाइवोट टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, MS एक्सेल का ये इस्तेमाल हम भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है हूबहू। ठीक है, तो इसलिए आप जो है बने रहें हमारे साथ, लास्ट तक देखें, और जो भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे तो वहाँ पे आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और पूछना है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स इन पाइवोट। मतलब जो स्लाइसर्स यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं पाइवोट में, वो क्यों यूज़ करते हैं? तो स्लाइसर्स एंड विजुअल फिल्टरिंग ऑप्शंस क्या करते हैं कि ये जो है विजुअल फिल्टरिंग की सुविधा देते हैं। विजुअल फिल्टरिंग में क्या होता है कि हमें जो एरिया देखना है, जो भी आपको दिखाना है, तो उसके लिए हमें स्लाइसर्स और फिल्टर्स की इस्तेमाल करते हैं। किसमें? पाइवोट टेबल में। नेक्स्ट आता है एक्सेल शॉर्टकट। एक्सेल शॉर्टकट जो है, देखिए एक्सेल शॉर्टकट भी हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं, पहले वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो Ctrl+C होता है, वो कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम दोबारा दोहरा देते हैं कि Ctrl+C होता है वो कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+V होता है, V मतलब सेकेंड V। जो Ctrl+V दबाएंगे तब क्या होता है कि वो जो है पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+Z जो होता है वो हम अंडू के लिए, मतलब कोई भी फाइल हमने डिलीट कर दी है या उसको हम आगे बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे, हम Ctrl+Z दबाएंगे और सेम उसी सीट पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए पूर्ववत करने का Ctrl+Z दबाते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग इफ़ फंक्शन। IF का फंक्शन जो होता है उसके लिए वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जब भी हम MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें क्या करना है कि कोई भी टेबल बनानी है जिसमें पास और फेल लिखना है, स्टूडेंट का डेटा नोट करना है, तो हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे कि 50 से अगर ज़्यादा नंबर हैं तो हमें पास करना है, और 50 से कम नंबर हैं तो हमें फेल करना है। ठीक है, ऐसे हमें अगर दिखाना है तो हमारा डेटा क्या होगा कि एक हमने इफ़ लगा के और इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा के हमने नंबर सेलेक्ट कर दिए। कोई भी नंबर ले लो, 30 ले लिया, 50 ले लिया, 40 ले लिया, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है तो फेल है, उसके ऊपर है तो पास है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजिंग व्लूकअप। व्लूकअप फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करता है? व्लूकअप का इस्तेमाल जो होता है वो वैल्यू, टेबल, कॉलम और फॉल्स, है ना, ये क्या करते हैं, किसी तालिका में, किसी भी टेबल में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को ढूंढने के लिए, टेबल को ढूंढने के लिए, कॉलम को ढूंढने के लिए और फॉल्स को ढूंढने के लिए व्लूकअप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि अगर हमने टेबल में क्या करना है कि हमें कॉलम ढूंढना है तो कॉलम के लिए व्लूकअप इस्तेमाल करेंगे। ये व्लूकअप एक कीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजिंग लुकअप। लुकअप क्या होता है? लुकअप में एस साइलेंट है। ठीक है, ये भी मतलब सेम जो होता है किसकी तरह, व्लूकअप की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वो कॉलम में सर्च करने के लिए होता है, और ये रोज़ में जो हॉरिजेंटली जो रोज़ होती हैं उनमें सर्च करने का काम करता है। देखिए H मतलब हॉरिजेंटल, V मतलब वर्टिकल। ठीक है, और लुकअप आप याद रखिए, ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, जैसे आपने अभी लुकअप बताया था हमने, तो लुकअप में V मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कॉलम,
ठीक है। कॉलम में आपको कुछ भी ढूंढना है तो वैल्यू ढूंढनी है टेबल में, है ना, और क्या करना है, फॉल्स ढूंढना है, तो उसके लिए हम लुकअप यूज करेंगे। और लुकअप होता है एच वाला, वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो रोज़ में ढूंढना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग काउंट इफ़, है ना। यूजिंग काउंट इफ़ का इस्तेमाल क्यों करना करना होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है दिए गए मानदंड के अनुसार ये क्या करता है, गिनती करता है। जैसे कोई भी रेंज दी गई है, कोई भी रेंज दी गई है, उसमें हमने इफ़ काउंट अगर लगा दिया, काउंट इफ़ लगा दिया, तो क्या करेगा, रेंज का क्राइटेरिया ये डिसाइड कर देगा, ठीक है। रेंज का क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि जैसे गिनती करेगा कितने मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, कितने डेटा एंट्री हुई हैं इसमें, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए हम काउंट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। उनको गिनती करने के लिए जो है हम काउंट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग सम इफ़। सम इफ़ क्या करता है कि वो जो है पूरे डेटा को, सम का मतलब होता है समराइज करना, ठीक है। तो कोई भी रेंज अगर आपने सिलेक्ट कर दी, जैसे 1 to Z, A to Z आपने रेंज सिलेक्ट कर दी, उसमें क्या करेगा, पूरा डेटा का वो समेसन कर देगा, मतलब योग कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। दिए गए मानदंड को वो जोड़ कर रख देगा सम इफ़ का इस्तेमाल करने से, ठीक है। अब क्या करेगा, कंसंट्रेट कॉन्सेट, ठीक है, कंसंट्रेट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट सेल्स को जोड़ता है। टेक्स्ट सेल जो भी होती हैं, सेल्स का मतलब समझ गए, जहाँ पे हॉरिजेंटल रोज और कॉलम जहाँ पे जुड़ती हैं उनको कहते हैं सेल्स, ठीक है। जोड़ने का जो मिलन पॉइंट होता है वो कहते हैं सेल्स। अब दो या दो से अधिक सेल्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट आता है लेफ़्ट राइट मिड फंक्शंस। ये क्या करेंगे कि पहले 3 अक्षर देता है ये, कि कोई भी अक्षर है, कोई भी आपको टेबल में आपको सर्च करना है, तो लेफ़्ट से, जैसे मान लिया हमने A1 का 3rd कॉलम, है ना, फर्स्ट लेटर का हमने लिख दिया क्या, LEFT A1 3, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको सर्च कर देगा कि यहाँ पे हमें पहुँचना है, ठीक है। ये जो है लेफ़्ट राइट मिड, ये सारे जो हैं कीवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम टेबल में पर्टिकुलर डेटा पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेन एंड ट्रिम फंक्शंस। लेन एंड ट्रिम फंक्शन क्या करते हैं, लेन जो है रिटर्न द टेक्स्ट लेंथ, मतलब टेक्स्ट लेंथ जो होता है उसको रिटर्न करता है। और दूसरा क्या है, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है लिखते पे, कि जैसे डबल स्पेस हो गया या हमने कोई रो छोड़ दी, तो उसको जो है वो ट्रिम कर देता है, ठीक है। लेन टेक्स्ट की लंबाई को देता है, लंबाई देता है, टेक्स्ट की जो भी लंबाई होती है उसको देता है। और ट्रिम क्या करता है, अतिरिक्त स्पेस को हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरर हैंडलिंग फंक्शन। एरर हैंडलिंग फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एरर को हटाने का संदेश देते हैं, ठीक है। एरर, जो भी आपका एरर आ गया, जैसे आपने लिखा है कोई भी वर्ड लिखा, ठीक है, वर्ड में हमने जो है स्पेलिंग मिस प्रिंट कर दी, कोई भी, है ना, कोई भी एलिफेंट की स्पेलिंग मिस कर दी, तो उसमें अंडरलाइन वगैरह आ जाती है। उसको एरर को क्या करेगा, हैंडल करेगा और एरर को बताएगा कि ऐसी ऐसी त्रुटि हो गई है, आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ये कहलाता है एरर हैंडलिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेम्ड रेंज। नेम्ड रेंज क्या होता है, असाइन नेम टू रेंज, असाइन नेम टू सेल रेंज फॉर इजी फार्मूला यूज, मतलब सेल रेंज को नाम देकर फार्मूला में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग कि जो भी कोई सेल है, ठीक है, A1 3 है ना, A1 का 3rd पॉइंट, तो उसको हम जो है उस पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर रेंज को हम क्या करेंगे, उसमें एक फार्मूला दे देंगे और उस फार्मूले के हिसाब से वो वर्क करेगा। जैसे ऐड करना है, समेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है वो आपको एक फार्मूला आप दे दिया ऊपर से, वो पूरे कॉलम को, पूरी टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम को, पर्टिकुलर सेल को वो समेशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, जो भी आपने फार्मूला दिया उसका विजुअलाइजेशन करके योग करके दे देगा, ठीक है। उसका कहलाता है नेम्ड रेंजेस, ये कहलाता है नेम्ड रेंजेस। नेक्स्ट आता है डाटा कॉन्सिलिडेशन। कॉन्सिलिडेशन क्या होता है, कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सीट्स इनटू वन। क्या करेगा कि बहुत सारी सीट्स को वो कंबाइन करेगा, डेटा, उन सबकी सीट्स का डेटा कंबाइन करके एक सीट में ले आएगा, ठीक है। उसको कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, टूल टू फाइंड इनपुट वैल्यू दैट गिव्स ए डिजायर्ड रिजल्ट।
क्या करेंगे, ऐसे टूल्स, मतलब ऐसे टूल्स जो होते हैं उनका उपयोग किस में करते हैं, वांछित डेटा के परिणाम को पाने के लिए हम इनपुट वैल्यू को खोजने का टूल कहलाता है गोल्ड सीक। गोल्ड सीक क्या कहलाता है कि वांछित परिणाम पाने के लिए इनपुट वैल्यू खोजने का टूल जो होता है वो कहलाता है गोल्ड सीक। क्या कहेगा कि हमें कोई भी डेटा चाहिए है, ठीक है, उसको पाने के लिए जो भी इनपुट वैल्यू के टूल इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं गोल सीक। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेल का क्या महत्व है, तो क्या है, एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफन टेस्ट फार्मूलाज, शॉर्टकट्स एंड बेसिक फंक्शंस। क्या करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्सेल से जुड़े प्रश्न अक्सर जो हैं वो फार्मूला पे आते हैं, शॉर्टकट पे आते हैं और बेसिक फंक्शंस जो भी होते हैं उन पर आते हैं। ठीक है, जितने बेसिक फंक्शंस हैं वो मैंने बताए, फार्मूलाज अभी बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और क्या होगा कि जो भी इससे शॉर्टकट हैं वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, फार्मूलाज का एक हम वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें क्या होगा, सारे जितने फार्मूलाज होंगे, समेसन का फार्मूलाज है ना, जैसे अभी हमने बाइनरी वाला बताया था, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, ये सारे नंबर्स होंगे, वो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंप्यूटर सिर्फ इनकी भाषा समझता है। ये वाला वीडियो हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर प्रैक्टिस, मतलब जो प्रैक्टिस के लिए टिप्स कौन से हैं कि प्रैक्टिस डेली और सॉल्व एमसीक्यूज एंड रिवाइज शॉर्टकट। क्या करें आप कि रोज़ अभ्यास करें, सबसे पहले तो यही है। एक ही मतलब अगर अभ्यास जो होता है, अभ्यास अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ कठिन नहीं रहती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी आपको ना आता हो, डेली एक ही चीज़ अगर आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको आने लग जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करिए और शॉर्टकट्स को दोहराना चाहिए। शॉर्टकट्स जो भी हमने बताए हैं उनका बहुत विशेष ध्यान रखें और उनको दोहराने की कोशिश करें, उनको यूज़ में लाएं। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वीडियो में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड और थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।